नमस्कार, HN24x7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। आरबीआई ने 19 मई को शाम को एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद से पूरे भारत में हड़कंप मच गया, और फैसला नोटबंदी 2.0 का। जी हां, अब 2000 के जो नोट हैं वो सर्कुलेशन से बाहर हो गए, यानी कि 2000 के नोट अब आपके किसी काम के नहीं है। फिलहाल 30 मई से पहले पहले आप इस नोट को, आप प्रचलन तो रहेगा, मार्केट में नोट आपको मिलेगा भी, लेकिन 30 मई से पहले पहले आपको ये नोट बैंक में जमा भी कराना है, ये भी आपको हम बता देते हैं। अच्छा, यहां पर आरबीआई का कहना है कि 2016 जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद इस नोट को प्रचलन में लाया गया था। इसको प्रचलन में लाने का मेन मकसद यह था क्योंकि नोटबंदी में जिस तरह से 1000 के नोट को प्रचलन से बाहर किया, 500 के नोट को प्रचलन से बाहर किया, तो 2000 के नोट को लाया गया ताकि जो असुविधाएं हो रही हैं वो असुविधाएं ना हो। 2017 तक 79% ये जो नोट है वो प्रचलन में आ गए थे। अब आरबीआई का कहना है कि जो इनका जो मेन मकसद था इसको प्रचलन में लाने का, वो मेन मकसद अब पूरा हो चुका है, इसलिए इस नोट को बंद किया जा रहा है। लेकिन नोटबंदी के इस फैसले से जहां आम जनमानस पर भी असर पड़ रहा है, वहीं व्यापारियों पर भी खासा असर पड़ रहा है। अच्छा, व्यापारियों पर किस तरह का असर पड़ रहा है ये भी जानना जरूरी है, और आम जनमानस पर कितना असर पड़ रहा है वो भी जानना जरूरी है। अब 2016 के बाद से जिस तरह से देश डिजिटलाइजेशन की तरफ चला है, जिस तरह से डिजिटल इंडिया और देश बढ़ा है, जिस तरह से देश में जो कहते हैं आदान प्रदान हो रहा था, वो ज्यादातर आप देखिए गूगल पे हुआ, भारत पे हुआ, फोन पे हुआ, इस तरह के ना जाने तमाम ऐप के जरिए किया जा रहा था। लोग नोट अब जेब में कम रखने लगे थे, जिससे इस बार जो आम जनता है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज ये भी आपको बता दें कि जो 10% ही तक जो नोट है वो मार्केट में थे, तो जनता के पास गाहे बगाहे 2000 के नोट आ रहे थे, इसलिए आम जनता पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बात कर लें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग के पास एक अच्छा खासा पैसा होता है, एक अच्छी खासी रकम होती है, वो जाती है बैंक में जमा करने, तो उस पर फर्क पड़ सकता है। इसलिए व्यापारियों को ये करना है कि जितनी जल्दी हो सके अगर आपके पास 2000 के नोट हैं और तो आप जाएं बैंक में जमा कर लें। और इस बार सरकार ने और आरबीआई ने आपको खासा वक्त दिया है, 30 सितंबर तक आपको जमा करना है, तो आपके पास एक लंबा वक्त है। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये जो लंबा वक्त दिया गया है तो किसी प्रकार की, जिस तरह से आपने देखा था 2016 में कई अप्रिय घटना भी घट गई थी, लाइन में लंबे लंबे लाइन में लोग लगे थे और कई लोगों की मौत भी इन लंबे लंबे लाइन में लगने से हो गई थी और कई तरह की असुविधाएं भी हुई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि इस बार जो है, जिस तरह से आपने देखा कि जो नोटबंदी का फैसला तो लिया गया, लेकिन एक खासा वक्त भी दे दिया गया है आम पब्लिक को ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो। अब यहां पर जो अगर हम बात कर लें राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दल भी अपनी अपनी अब राय देना शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक दलों की भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आनी शुरू हो गई है। हम आपसे अब आगे आपको कुछ बताएं उससे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं कि सत्ता पक्ष की क्या है, विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है, आप वो सुनिए। आज 2000 के नोट को बंद करने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा, जबकि रिजर्व बैंक कहता है कि जो फर्जी नोट पकड़े गए उसमें 500 का नोट जो है वो ज्यादा फर्जी पकड़ा गया है 2000 के बनस्पत। ना तो आतंकवाद रुका, ना दूसरी चीजें हुई, जो चीजें उस समय मोदी जी ने कही थी वो सब झूठी निकली। और इस समय इसको अचानक बंद करने का रीजन समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कर्नाटका चुनाव हारने से बीजेपी बौखलाहट में है और उनके समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए ये नोटबंदी की। दूसरा, इसमें जो उन्होंने 20,000 की लिमिट की, एक दिन में आप 20,000 रुपये ही बदल सकते हैं, ये भी छोटे ही व्यक्ति को तंग करने वाला है। जिसके पास 1 लाख रुपया पड़ा है, आप 1 लाख रुपया एक दिन में क्यों नहीं वाइट कर रहे? भाई वो लिख के दे रहा है, भर के दे रहा है कि मैं वाइट करा रहा हूँ, अगर उसने टैक्स देना है उसकी टैक्स की इंक्वायरी और ये बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है कि इकोनॉमिस्ट जितने लोग आज अपनी पोस्ट डाल रहे हैं, लोगों से मैंने बात की है, कोई भी इसके समर्थन में नहीं है, सभी लोग कह रहे हैं कि ये गलत। जिन लोगों के पास में अवैध रूप से काला धन एकत्रित हुआ है उसके लिए ये बड़ा कष्टकारी फैसला है। इन आम जनता को किसी प्रकार का बैंकों के माध्यम से कोई, जैसे पहले एक लाइनें लग गई थी, लोग मरने लग गए थे, वैसी स्थिति शायद नहीं आएगी। तो सरकार का एक अच्छा कदम है
क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आज अच्छी तरह ग्रोथ हो रही है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि नोटों का प्रचलन एकदम बंद करना, और वो भी शायद जो दूरदर्शन के माध्यम से समाचार आ रहा है, सितंबर तक का टाइम दिया गया है, तो भ्रष्टाचार पे और अवैध धन पर रोक लगाने का अच्छा कदम है। सरकार के इस कदम की मैं प्रशंसा करता हूँ। नहीं, इसमें कोई पैनिक ना फैले, वही मैंने कहा, किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए, और जिन लोगों के पास भी हैं वो आराम से जाके बैंकों में चेंज कराएं। तो बैंक की गाइडलाइन आएगी अभी, तो क्योंकि ये तात्कालिक समाचार आया है, तो जो भी आरबीआई के रूल्स हैं, आरबीआई की गाइडलाइन के माध्यम से ये सारा होगा। और क्योंकि आज के समय में बहुत कुछ डिजिटल हो गया है, बहुत लोग कैसे काम करते नहीं, क्योंकि कार्ड और डेबिट कार्ड और ये सारा सिस्टम, ई कार्ड का जो पेटीएम का, कई ऐसी व्यवस्थाएं हो गई सरकार की जिसमें बहुतायत मात्रा में इसकी ऐसी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों के पास है, तो मेरा ये सरकार से भी अनुरोध है कि आम जनमानस को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था बैंकों में होनी चाहिए। जो देश के हित में है वो हमारी सरकार करती है, और परिणाम उसके अच्छे आते हैं हमेशा। बहुत कुछ लगी है पहले भी, और चिल्लाने वाले आज भी चिल्ला ही रहे हैं। कई लोगों के नोट सड़ गए, कई लोगों के नोट जमीन दोज हो गए, कई लोगों ने उस समय नदियों में बहा दिए। वो रिकॉर्डेड नहीं थे, कहीं रिकॉर्ड नहीं था उसका, तो कोई ऐसी बात तो हुई नहीं। लोगों ने सराहा। उसके बाद आपने देखा कि लोग कहते थे कि अगले इलेक्शन का नतीजा बड़ा ख़राब जाएगा। जो 2014 में हमारी सीटें आई, उससे काफ़ी बढ़ के हमारी 2019 में आई, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 में भारी बहुमत से मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 1000 के नोटों की बंदी का निर्णय हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा जो किया गया है, इसमें तथ्यात्मक है कि ईडी के या विभिन्न एजेंसियों के जितने छापे पड़े हैं, 90% लगभग छापों में जो नोट मिले वो 2000 के, और बड़े बड़े गड्डियां उन लोगों के यहाँ मिली हैं जहां पर इनको रखने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता है, और 2000 के नोटों का स्पेस कम लेता है। और 1/4, जैसे 500 के नोट जब चल रहे हैं, तो अगर आप बहुत 500 के नोटों को इकट्ठा करेंगे गड्डियों को, और काला धन ऐसा इकट्ठा करेंगे, तो बहुत बड़ी तादाद में उसकी जगह चाहिए होगी। इसलिए 2000 के नोटों को बंदी का फैसला जनता के उस हित में है जो हमारे निम्न आय वर्ग और जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, इनके पास नहीं होता ऐसा पैसा। ये लोग जो बेचारे इस चीज़ से कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं रखते हैं, उनके लिए ये इस पर कोई असर नहीं। और ऊपर से 30 सितंबर तक इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना उनको कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इतना जो समय भी दिया गया है, इसमें आप अपने 2000 के नोट का उपयोग कर सकते हैं और बैंक में जमा कर सकते हैं। ये कोई तुरंत वाला निर्णय नहीं कि आज से 2000 के नोट बंद। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि 2000 का नोट बहुत सारे लोगों को खोलने में दिक्कत होती थी, उसे शॉपिंग करने में दिक्कत होती थी, खुलवाने में बड़ी समस्या रहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहले भी इस तरह से नोटबंदी की थी, उससे भी काला धन जो जमा हो गया था वो सबके सामने आया है, और इससे भी कहीं ना कहीं कुछ तो असर होगा। अगर बात करें कि जिन लोगों के पास 2000 के नोट जमा हैं, उन्हें एक तारीख दी गई है 30 सितंबर तक की, उसमें वो अपने नोट को बदल सकते हैं दूसरी मुद्रा में जाकर, बैंक में जाकर, तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। और अगर कहें हमारी कैटेगरी में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के पास तो नोट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ये मार्केट से ख़त्म हो चुका था। अब जिन लोगों के पास जमा है वो अपना नोट बदल सकते हैं। आरबीआई का जो सरकार का जो फैसला है 2000 के नोट को लेकर, बहुत अच्छा फैसला है। ये कमज़ोर वर्ग जो है उनके लिए अच्छा डिसीजन लिया गया है, क्योंकि एक तो बाजार से गायब 2000 का नोट पहले ही हो गया था। कमज़ोर वर्ग के पास तो है ही नहीं ये नोट। एक तो दिक्कत इतनी आती थी, किसी के पास है भी तो छुट्टा कराना में इतनी दिक्कत आती थी, लेकर निकल जाओ 2-3 जगह घूमने के बाद तो छुट्टा मिलता था। और ये फैसला जो है बहुत अच्छा है, इसका स्वीकार करेंगे सरकार की तरफ से। इसके चलन में जो पहले पुराने नोट थे 1000 और 500 के, वो उनका पैटर्न भी अच्छा था और नोट भी ठीक थे। अगर वही चलन में दोबारा से आ जाए तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो जहां एक तरफ विपक्ष लामबंद होकर सरकार के इस फैसले को, आरबीआई के इस फैसले को गलत बता रहा है, कह रहा है कि ये ठीक फैसला नहीं है, वहीं अगर हम बात कर लें सत्ता पक्ष की, तो उसका कहना है ये फैसला बिल्कुल सही है। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी,
2016 में भी देखा गया था कि किस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी थी। जब नोटबंदी हुई थी, लोगों के जो पैसे हैं उन्होंने बैग भर भर कर पानी में उन पैसे को भी फेंका था और जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो इस तरह के तमाम बातें सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र बिष्ट जी हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो जुड़ चुके हैं। शक्ति बरथवाल भी जुड़ चुके हैं, स्वतंत्र पत्रकार है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र बिष्ट जी, आपका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र भाई, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? 2.0 नोटबंदी को कहा जाए तो गलत नहीं होगा? जहाँ तक बात है, कल शाम को अचानक जो है आरबीआई ने और ये डिक्लेरेशन किया कि 2000 के जो नोट हैं वो धीरे धीरे करके हम उसको वापस लेंगे। और उन्होंने जो इसकी तय सीमा जो थी वो 30 सितंबर तक कहा है कि 30 सितंबर तक जो है आप इसको जो है जमा कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी उन्होंने सीलिंग रखी है कि 20,000 रुपये के नोट आप एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20,000 तक के नोट आप बदल के ले सकते हैं किसी बैंक से, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप अपने अकाउंट में इसको रख सकते हैं। तो ये चीज़ें, जहाँ तक बात ये है कि ये एक खास बात है जो पहले वाले नोटबंदी हुई थी उसमें हुई थी कि ये लीगल टेंडर रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इनकी वैलिडिटी खत्म नहीं हो रही है। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप सितंबर के बाद भी अगर आपके पास बचे रह जाते हैं तो आप उसको बैंक में जमा करा सकते हैं, ये इनवैलिड नोट नहीं होंगे। तो वो बहुत क्लियर जो है गवर्नमेंट का इसमें स्टैंस है। अब ये किया क्यों गया, इसके 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इसलिए है कि बिकॉज जो पीक्स था 2019 का, जो क्योंकि 2016 में जब नोटबंदी करी गई थी तो उस टाइम के बाद जो है 500 और 1000 के नोट उन्होंने बंद करे थे और उसके बदले में 2000 के नोट जो है इनिशियली छाप के मार्केट में दिए थे। तो करीबन 6.74 लाख करोड़ के जो नोट थे, पिक जो इसमें कहते हैं, वो सर्कुलेशन में थे करीबन 2019 में। लेकिन धीरे धीरे आते आते अगर आप ये देखें तो ये जो है इनका सर्कुलेशन कम होता रहा और ये उसके बाद 2020 में करीबन 3.25 लाख करोड़ के आसपास आ गए और करते करते 60-70 हज़ार करोड़ के नोट ही मार्केट में रहे। आपने भी देखा होगा कि आप एटीएम से जब भी आप पैसा लेने जाते थे, पहले तो आपको 2000 के नोट मिलते थे, ये बैंक में जाते थे तो 2000 के नोट मिलते थे, ये कहीं भी जाकर आपके 2000 के नोट मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जो है इनका जो है चलन जो है कम हो गया। मतलब कहने का मतलब ये सर्कुलेशन में इनकी जो है कम हो गया। अब इसके बहुत सारे कारण हैं और ये क्यों करेंगे ये हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे कि ये मुझे जो लगता है कि हम एनालिसिस उसको कर पा रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट इसको क्यों करना चाहती है और क्या रीजंस है। क्यों करना चाहती है, क्या रीजंस है। बात करें शक्ति बरथवाल जी, तो नोट को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है और जैसा कि अभी राजेंद्र बिष्ट जी कह रहे हैं, देखिए पूर्ण रूप से प्रचलन से बाहर नहीं है। 30 सितंबर के बाद भी ये चालू तो रहेंगी, चीज़ें चालू तो रहेंगी, लेकिन आप बदल भी सकते हैं। लेकिन ऐसी आवश्यकता क्या आन पड़ी? अब तो डर लगता है कि 500 का नोट भी जेब में रखे, कल को कहीं फैसला ना आ जाए आरबीआई का, भैया वो भी बंद हो रहा है, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में क्या एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे ब्लूप्रिंट तैयार करने की जरूरत नहीं थी सरकार को कि भाई किसी को भी परेशानी ना हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो चाहे कोई भी हो? देखिए, निश्चित रूप से 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर। जब नोटबंदी हुई थी तो तब भी इस तरीके के सवाल उठे थे। सवाल अभी अर्थशास्त्री हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने भी चीज़ों को बताया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और चूंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ घरेलू मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर इम्पैक्ट तब पड़ता है जब आप अपनी इकोनॉमी के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो जाता है। जो भी आप भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लोग आज भी कैश में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। भले ही बड़े बड़े आप बातें कर दें कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया पर जो दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ी वो करनी पड़े साइबर सिक्योरिटी की। लोगों के खाते से लाखों करोड़ों रुपए का पैसे चले गए, गरीब आदमी के खाते से, किसान के खाते से। सरकार के पास और इंटेलिजेंस के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उस चीज़ को कंट्रोल कर पाए। ये तो सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कह रहा है, आपकी डिजिटल इंडिया कह रहे हैं कि अपने पैसे को आप ई बैंकिंग कीजिए। लेकिन जब आपके खाते से 10,000 5,000 की ट्रांजैक्शन हो जाती है, आपको पता ही नहीं लगता है उसके सिक्योरिटी पॉइंट क्या है, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा तंत्र नहीं है कि आपके पैसे को रिकवर कर सके। विदिन 24 घंटे के भीतर एक टाइम में होगा, उसमें भी हम देखते हैं जो परसेंटेज ऑफ रिकवरी है वो 20% के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में जब आप कैश में डीलिंग करते हैं तो वहाँ न सिर्फ आम आदमी या जो छोटा मोटा रोजगार करने वाला जो व्यक्ति होता है, बल्कि जो आपके बिजनेस से इन्वॉल्व है या जो किसान है या उसमें और जो इन्वेस्टर है, उसके मन में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था और आपकी इकोनॉमी की जो वैल्यू ऑफ इकोनॉमी है उसे लेकर असमंजस होता है कि भाई इन्होंने अभी 2 साल पहले तो 500 का नोट बंद कर दिया,
फिर ये कह रहे थे कि 200 का नोट हम चलन से बाहर कर देंगे, अब 2000 का नोट लाए तो उसको भी बंद कर देंगे। मतलब कहीं तो ना आप अपनी इकोनॉमी, अपनी करेंसी के साथ इतनी छेड़खानी और इतनी जल्दी अगर आप कर देंगे तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता का सवाल है। दूसरा जो आपने कहा कि अपोजिशन क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि ये तमाम जो काम है वो आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि उसके जो लोगों के सवाल हैं, जो आशंकाएं, उसका जवाब देना। यहाँ पर हो क्या रहा है, पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री जी को बधाई देने की बात कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी का आरबीआई में कोई रोल ही नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट कहीं ना ऑर्गेनाइजेशन कहीं एक चीज और भी है हाँ। शक्ति बरतवाल जी की, जिस तरह से लोग कह रहे हैं सरकार का बढ़िया कदम है, लेकिन फैसला तो आरबीआई का है। ये हम भी आपसे समझना चाह रहे थे, फैसला तो आरबीआई का है, लेकिन अगर इसी में कुछ गलत हो जाता है तो लोग कहते हैं जी आरबीआई ने फैसला लिया था, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं उसी था। पर मैं आने की बात कर रहा था। मैंने यही कहा कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डिसीजन लेता है कि अपना जो 2000 का नोटबंदी तो है नहीं, नोटबंदी है एक तरीके से, हम अपने नोट को बदल रहे हैं, तो बदलने की ऐसे कौन से कारण थे, इस पर उनको जानना चाहिए था और समराइज करना चाहिए था, पब्लिक को बताना चाहिए था। दूसरी बात, जब इस तरीके के डिसीजन, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है जिस पर कि सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, उसके निर्णय का सरकार समर्थन कर दे और उसमें बड़े बड़े होल्डिंग लग जाएं, तो फिर उससे क्या होता है, पॉलिटिकल मामला हो जाता है। दूसरा, जबकि सरकार पब्लिक के प्रति जवाबदेही है, अगर आरबीआई ये डिसीजन ले रही है कि मैं 2000 का नोट बंद करूं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे पूछें और उनसे सवाल करें कि भाई अभी तो आप नोटों के प्रचलन से आप बाहर करें, इसका कारण क्या है? शक्ति बरतवाल, देखिए कई चीज सवाल ये खड़े हो रहे हैं, कई सवाल ये भी इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि आप देखिए ना कि यहाँ पर तो अब सरकार को बधाई देने की बात हो गई है। यहाँ पर अभी आपने कहा कि हम क्या नाम है, अगर नोटों का प्रचलन अगर बाहर हुआ है, आरबीआई से जवाब मांगे, यहाँ तो खुद लोग सरकार को बधाई दे रहे हैं, यानी कि दोनों ने मिला जुला सब फैसला लिया गया है। ठीक है, हमारे साथ हरिद्वार से मनोज कश्यप भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मनोज, 2000 के नोटों को जो है, जो उनका सर्कुलेशन है, वो अब चलन से बाहर कर दिया गया है। मनोज, किस तरह से वहां की जनता, वहां की आवाम देख रही है, व्यापारियों पर किस तरह से उसका असर पड़ रहा है? क्योंकि अगर बात की जाए जिस साधु संतों की, तो वो कहीं ना कहीं पक्ष में है, इस फैसले के पक्ष में। किस तरह से हरिद्वार की जनता देख रही है? बिल्कुल, देखिए मनीष, हमने देखे कि आरबीआई का एक बड़ा फैसला है और यहाँ पे 2000 के नोट थे वो चलन से बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन हालांकि अभी एक समय यहाँ पे दिया गया है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आम लोग हैं वो इस फैसले के यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो विभाग के साधु संत है वो भी इस फैसले का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखे कि जब 2016 में नोटबंदी की गई थी तो आम लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा था और यहाँ पे लाइनों में लगना पड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये 2000 का नोट अब चलन से बाहर कर दिया गया तो उसमें आम लोगों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। साथ ही साथ जो छोटे व्यापारी है उनको भी दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। लेकिन मनीष, ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि जो लोग यहाँ के बड़े दुकानदार है, जो बड़े व्यापारी है, उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है इस चीज को लेके, क्योंकि आपने देखे कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लाखों रुपए का रोज का लेन देन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अब जो बड़े व्यापारी है वो उनको काफी दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा अहम बात ये हो जाती है मनीष की लोगों की बात यहाँ पे जानना होता है कि उनके मन में क्या है 2000 के नोट को लेकर। तो हम यहाँ पे मार्केट में मौजूद है, कुछ जो स्थानीय दुकानदार है वो हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके की दिक्कत परेशानी उनको ये 2000 का नोट बंद कर दिए गए हैं, कितना प्रभाव डाल रहा है आपके ऊपर? सर, हमारे पास तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो 2000 का नोट नहीं होता। हालांकि अगर होता था फिर खुले को लेकर टेंशन रहती थी कि अब कहाँ पर खुला करें। हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, अच्छा है, हो जाएगा। तो बिल्कुल, देखिए मनीष, कहीं ना कहीं जो छोटे दुकानदार है वो इस चीज का स्वागत कर रहे हैं कि 2000 के जो नोट था उसको बंद किया गया है, वो अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों को इस बात से बड़ी दिक्कत परेशानी होती थी कि जब कोई ग्राहक आता तो दुकान पे 2000 का नोट लेके, तो कहीं ना कहीं उनको सामान देने में दिक्कत होती थी, खुला पैसा नहीं मिल पाता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों ने इसका स्वागत किया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं ये भी मांग कर रहे कि जो पुराने नोट थे उनकी जो करेंसी थी वो उनका पेपर की क्वालिटी अच्छी थी और हमारे ठीक है, हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ आमिर खान भी जुड़ चुके हैं, सपा नेता है। आमिर खान जी, स्वागत है चैन में आपका। आमिर खान जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे फैसले को, 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर? देखिए मनीष भाई, क्या है कि हमारे देश में इससे पहले जब 2016 में नोटबंदी की गई तो एक बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, इससे काला धन बाहर आएगा, इससे ऐसा होगा और इससे बहुत बड़ी चीजें। तो पहली बात तो एक बार मैं चकाऊंगा कि आप मीडिया के माध्यम से बता दीजिए कि कितना काला धन बाहर आया और सरकार को कितना फायदा हुआ। दूसरी बात, जब ये 2000 के नोट की छपाई हुई तो इससे जनता के दिए हुए खून पसीने की कमाई का जो टैक्स दिया जाता है वो कितना लगा, और अब इसे बंद कराया जाएगा, इसे रद्दी में डाल दिया जाएगा दोबारा से, तो इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इन सारी चीजों का आंकलन करके एक बार
मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी समझने में आसानी महसूस कर सकूं कि हाँ, इससे देश के लिए काला धन इतना मिल गया और देश को इतना बड़ा फायदा हो रहा है। और बात रही है इसकी, जैसे कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई पहले एकदम से जो है सर्कुलेट नहीं किया जा सकता था छोटी करेंसी को, इसलिए 2000 का नोट दे दिया ताकि मार्केट में पैसे का फ्लो हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह की प्रक्रिया अब करी जा रही है कि भाई ठीक है, इतना लंबा समय दे दिया, ठीक है भाई, आज से आप 2000 का नोट बंद कर दीजिए, आज से आप बैंक में जमा करना शुरू कर दीजिए, इतना समय दिया जाता है। तो ये तो उस वक्त भी किया जा सकता था जिस वक्त 2000 के नोट को चलन में लाया गया था, अचानक से नोटबंदी कर दी गई थी। तो ये काम तो उस वक्त भी किया जा सकता है, धीरे धीरे फ्लो में कर दिया जाए। तो अगर ये बात है तो कहीं ना कहीं मोदी जी को आना चाहिए चैनल के सामने और कहना चाहिए कि 2016 में मुझसे गलती हुई थी, उस गलती को सुधारने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, भाइयों बहनों मुझे माफ कर दो। ये बात कहनी चाहिए उन्हें चैनल के सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के। तो आमिर भाई 2000 के नोट कितने थे आपके पास? मनीष भाई, मेरे पास कितने थे वो ये मैटर नहीं करता। अगर इससे सरकार को 30 सितंबर तक जमा करेंगे, ठीक है, तो मैं ब्यौरा दूंगा ना इस चीज के लिए। 30 सितंबर तक जमा कर दीजिएगा। जी बिल्कुल मनीष भाई, बिल्कुल मैं करूंगा, क्योंकि यह है कि देश में रहना है तो सीधी सी बात है कि जो भी तानाशाही के तहत जो फैसले लिया जाएगा वो मानना तो पड़ेगा। लेकिन इस बात का जवाब देने के लिए ठीक है, हम इस बात का जवाब से ले लेते हैं। अरुण गुप्ता जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। अरुण गुप्ता जी, स्वागत है चरण में आपका। अरुण गुप्ता जी, सवाल ये है सर कि ऐसा क्या आन पड़ी दुविधा कि 2000 के नोट को बंद करना पड़ गया, आरबीआई ने ये फैसला ले लिया, ऐसी क्या समस्या आ गई थी आप लोगों को? अरुण गुप्ता जी, आवाज आ रही है? जी जी बोले। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं वो राष्ट्र हित में लेते हैं। 8 नवंबर 2016 नोटबंदी की थी और उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया था। अरुण भाई, इस बार प्रधानमंत्री जी ने संबोधित नहीं किया देश को। नहीं, सुनिए, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी, उससे पहले उन्होंने लोगों के, आम जनता के जनधन खाते खुलवा दिए थे, आपको पता होना चाहिए। और लोगों को आगाह किया था कि सितंबर महीने तक आपके पास जितना भी काला धन है उसको नंबर 1 करने के लिए इतना परसेंटेज दे दीजिए, आपका धन अगर कोई वैसा है तो आपका सफेद धन हो जाएगा, व्हाइट मनी हो जाएगी। उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने एक सबके लिए कहा था। जिन लोगों के पास काला धन था वो डर के मारे नहीं बोले थे, उन्होंने अपना फैसला, मतलब अपनी नोटबंदी के से पहले कोई वो नहीं लिया, डिसीजन नहीं ले पाए। जैसे नोटबंदी हुई वही लोग रोने लगे, वही लोग लाइन में लगने लगे, और उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कुर्ते की जेब तो फटी थी और मात्र 4000 रुपए नोटबंदी में अपने नोट बदलवाने के लिए हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी बैंक की लाइन में लगे थे। वो मात्र दिखावा था। ठीक है, और आपको बताएं, ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो कहीं ना कहीं 2000 का नोट जो है अब सर्कुलेशन से बाहर हो गया है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो आम पब्लिक कह रही है कि भाई इस बार हमें ज्यादा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है और कोई हमें ज्यादा परेशानी नहीं है अगर सर्कुलेशन से बाहर होता है। लेकिन जो दिक्कत आ रही है, जो बड़े व्यापारी हैं, जो लाखों रुपए की डीलिंग करते हैं, जो लाखों रुपए की रोज सेल करते हैं, उनके लिए काफी परेशानी आ रही है। देखिए राजेंद्र भाई, बात करें जो लाखों रुपए की जो डीलिंग करते हैं, व्यापारी हैं, जो बड़ा डीलर होते हैं, उनके लिए ये दिक्कत आ रही है कि वो क्या करें। अगर इसी तरह नोट बंद होते रहेंगे तो पता चला आज 2000 का बंद हो गया, कल 500 के नोट रखे वो बंद हो जाएंगे, तो फिर व्यापार करने में भी डरेंगे ना। नहीं मनीष जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आप देखें जिस तरह से इकोनॉमी जो है आप समझ लीजिए $3 ट्रिलियन पे है और सारी इकोनॉमी धीरे धीरे करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रही है। और आप देखिए, जितने बिजनेस करते हैं, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, चाहे आप डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं, उसमें सबसे खास बात यह है कि वो सारा कुछ यूपीआई और एनईएफटी के माध्यम से हो रहा है। तो अब जहाँ तक बात है कि अगर इकोनॉमी को आपने कहीं बढ़ाना है तो आपको जो पैरेलल इकोनॉमी है कहीं ना कहीं उसको जो है आपको कम करना पड़ेगा। उसके लिए सरकार धीरे धीरे करके जो है अपने इस तरह के जो है नए मॉडिफिकेशन जो है, जिसे हम
हम कह रहे हैं कि करेंसी में और सारे चीज़ को जो है करना चाह रही है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि जिस तरह से डॉलर है, डॉलर और अगर पाउंड का या किसी का आप डिनोमिनेशन देखें तो मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो होता है, जो कि डेवलप कंट्री की बात करते हैं, या मैक्सिमम जो है $100 का उसमें डिनोमिनेशंस होते हैं। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि किस तरह से हम अपनी डिनोमिनेशन को कम करें, जो पैरेलल इकोनॉमी है उसको किसी तरह से कम करें। अगर आप ये डाटा उठा के अगर आप देखें कि 10 से 15% सिर्फ 2000 के नोट जो है मार्केट में सर्कुलेशन में है, और बाकी 80 to 90% या तो बैंकों में है, या फिर अगर आप समझ लीजिए किसी और पैरेलल इकोनॉमी में जो है वो पड़े हैं। तो उस सब चीज़ को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट उसका एक ये तो एक चीज़ और भी देखिए राजन भाई कि ये तो एक डाटा ये लोग दे रहे हैं कि इतना ये सर्कुलेशन में है, इतना ये है, लेकिन अब वास्तविकता क्या है, डाटा से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो इन्होंने डेटा दे दिया कि भाई इतना उस वक्त छपा था, डेटा भी देने वाले यही हैं, बंद करने वाले भी यही हैं, छापने वाले भी यही हैं। तो ये तो हमें डेटा दे रहे हैं, हम इनके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उस पर क्या फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल 100% पड़ेगा, और मैं सोचता हूँ ये पॉजिटिव तरीके से पड़ेगा। क्यों? अगर आप ये देखें कि अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को मैच कराना चाहते हैं डेवलपर कंट्रीज के साथ, तो आपको उसी लेवल पे उनको ले जाना होगा। अगर आप देखें जहाँ पे डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है करीब 80 to 90% जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कैश में नहीं होती हैं, वो डिजिटल के थ्रू होती हैं। और जहाँ बड़ी जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल के थ्रू होती हैं। आप ये देखें इसका इम्पैक्ट क्या है कि जिस तरह से हम अब धीरे धीरे रुपया उसको 100% कन्वर्टेबल बना रहे हैं वर्ल्ड ओवर, तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं हमें ये करना पड़ेगा कि कैश करेंसी से लेकर कैशलेस करेंसीज के ऊपर, ट्रांजेक्शन के ऊपर हमें जाना होगा। पहली चीज़ मैं थोड़ा सा और आपको अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर आप ये देखिए, ये इंडिकेशन आज नहीं, ये इंडिकेशन करीबन 6-7 महीने या साल भर पहले से आने शुरू हो गए थे इकोनॉमी में। अगर आप ये देखें जहाँ तक अभी जो एक डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया कि जो डेट फंड्स हैं, जो डेट मार्केट है, डेट फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है, पहले उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 3 साल के बाद लगता था, गवर्नमेंट ने अभी उसको, अभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 साल के बाद है, लेकिन उसके ऊपर जो एक हम लोग किसी तरीके से वो करते थे, एक लॉ है टैक्स रूल, जिसमें हम उसमें उसको जितनी भी मतलब महंगाई होती थी और उसमें हम उसको करके कंप्यूट करके उसमें करते थे, तो उसको उन्होंने उसको दिया, उसमें चेंज करा। उसके अलावा अगर आप ये देखें कि फॉरेन में जब आप कहीं जाते हैं तो आप जो भी क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं उसके ऊपर भी जो उन्होंने टीसीएस लगाया है, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं किसी तरीके से गवर्नमेंट उसका इंडिकेशन देने लग गए थे कि जो जिस तरह से इस तरह की इकोनॉमी है उसको ख़त्म कर लेंगे। और मुझे लगता है कि हो ना सकता हो कि फ्यूचर आने वाले टाइम पे कहीं गोल्ड में भी ये ना हो जाए। तो ये अगर आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इसको बात आप कह रहे हैं कि गोल्ड में भी ना हो जाए। ये देखिए शक्ति बरतवाल जी, गोल्ड में भी अगर हो गया तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर अगर ऐसे कहाँ जाएगी जनता? फिर आप कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं, ठीक है लगाना चाहिए, सब चाह रहे हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, लेकिन कईयों ने अपनी मेहनत की कमाई से गोल्ड खरीदा है, ठीक है। और कई ऐसी गृहणियां होती हैं, आपने देखा होगा, पैसा बचाती हैं, पतियों से पैसा बचा कर रखी होती हैं। अब उन्हें क्या मालूम कि आज 2000 बंद हो गया, कल 500 बंद हो जाएगा। अब तो यहाँ पर पैसा बचाने का कई ऐसी जो गृहिणी है जो पढ़ी लिखी नहीं है, हाउस वाइफ है, आप गाँव में भी चले जाइए, तो क्या इसका इम्पैक्ट, अगर जैसे आप बात करते हैं तो सिर्फ पढ़े लिखे को देखकर करते हैं, क्या ये नहीं देखते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, उनको देखकर भी कुछ हमें ऐसे फैसले लेने चाहिए जो शायद सही हो? मनीष जी, मैंने यही आपकी जब डिबेट हमने शुरू की तो हमने यही एक बात की थी कि सिर्फ आपके लिए सिर्फ बड़े शहर या एक ऐसा वर्ग जो डिजिटल पेमेंट का समर्थक हो या डिजिटल पेमेंट को बहुत आसानी से कर सकता है, सिर्फ आप उसको देखकर आप भारत को नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वर्ग को देखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी डिजिटल, उनके पास इंटरनेट मोबाइल होते नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि 4 लोग और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अच्छी सिटी में रह रहे हैं तो पूरा देश ही ऐसा है। ये एक चश्मे से जब हम देखते हैं और भारत जैसे देश को, तो कहीं ना कहीं हमारी समझ पर सवाल उठता है, और हमारी उस समझ पर भी उठता है कि हम चीज़ों को अपने चश्मे के आसपास ही देख पा रहे हैं कि बस यही एक देश और मैं तो डिजिटल मोबाइल लेकर घूम रहा हूं। और जो देश के उस कोने में आज भी आपको पता होगा कि हम किस स्थिति में देश है, आज भी उत्तराखंड में ही कम से कम 30% इलाका ऐसा है जहां इंटरनेट कवर नहीं करता है। आप मोबाइल बैंकिंग की तो बात छोड़ दीजिए, बैंक में जाने के लिए लोगों को 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, आज भी ये स्थिति है।
तो और देश, आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, आप केरला की बात कर लीजिए, आप कर्नाटका की बात कर लीजिए, तो ये कहना एक बहुत बड़ी बात है कि डिजिटल हो गया है और बहुत अच्छा मोदी जी ने फैसला ले लिया है, आरबीआई बड़े गदगद है। तो मैं समझता हूँ इस पर और अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव कब पड़ेगा, लेकिन नकारात्मक प्रभाव बहुत बड़ा पड़ सकता है। इसलिए पड़ सकता है कि जब आपकी इकोनॉमी और आपके जो विश्वसनीयता है वो बार बार, जैसे आपने कहा कि भाई आज तो आपने 2000 का नोट बंद कर दिया, 4 साल पहले आपने 500 का नोट बंद कर दिया। नोट सरकार को ये लग रहा है कि अगर 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर करना है तो बहुत सिंपल सा फंडा ये भी अपनाया जा सकता था कि आपके पास बैंक में जब भी 2000 का नोट आए आप उसको डंप कर सकते हो। और ये बहुत बार हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार ये ऐसा हो रहा है, ये आरबीआई करती रही है। अगर आरबीआई को आप देखें तो वो जब भी नोट आपने जमा किया उनको लगता है कि ये नोट जो कि इसकी डुप्लीकेसी मार्केट में आ गई है और इसको बंद किया जाना चाहिए, तो वो नोट फिर वहाँ डंप हो जाता है और उसको आगे सर्कुलेट नहीं किया जाता है। मतलब नोट एक बार बैंक में आ गया, फिर आरबीआई में उसको जमा कर दिया जाता है और उसके जगह पर दूसरा नोट जारी हो जाता है। तो चूंकि हर चीज़ का पॉलिटिकल माइलेज देना है तो वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर असर डालता है और मुझे लगता है कि इसके क्या परिणाम होंगे तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये जरूर है कि कहीं ना कहीं आम आदमी इस बारे में सोचता है। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करते हैं वो तो चुनावी फायदे के लिए अपना पूरा चंदा तो कैश में ले रहे हैं। तो आम आदमी को तो आप कह रहे हैं डिजिटल पेमेंट कीजिए, उसका हम भी समर्थक हैं। आरबीआई आज तक ये डिक्लेयर नहीं कर पाई है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर जब ये सवाल उठाया गया, अधीर रंजन की तरफ से उठाया गया था और एक आपके आरजेडी के सांसद हैं प्रोफेसर मनोज कुमार झा, उन्होंने ये सवाल उठाया कि कौन सी ऐसा एप्लीकेशन आपके पास है जिसे हम माने कि ये वैलिड है डिजिटल पेमेंट के लिए। 200 आपके पास भारत में चल रही हैं और पता लगता है कि तो फेक थी। तो मैकेनिज्म भी तो पहले लाना पड़ेगा। आप तैयार तो कर रहे हैं किसी को, आपने ठीक है डिजिटल पेमेंट की कोई विरोध थोड़ी कर रहा है, बट उसके लिए आप मैकेनिज्म तो लाए। अगर आप सिर्फ 10 लोगों के बारे में सोच रहे हैं और 100 लोग उससे वंचित रह जा रहे हैं या उसका नुकसान उनको हो जा रहा है, तो यही सबसे बड़ा भारत में मुद्दा है कि डिजिटल जो पेमेंट का राइट डिसीजन क्या होगा, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिससे हमें लगेगा कि हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सही है। अच्छा, इससे ठगी भी बहुत हो रही है। हम बारे में हमने डिबेट किया था कि बड़ी मात्रा में एक चीज और भी हम आपको बता दें दर्शकों, देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक सब्जी वाले जा रहा था, मैंने उससे पूछ लिया ऐसे, तो मैंने कहा भाई तुम गूगल पे से ले लो। कह रहा भैया पहले लेते थे और गूगल पे से हम सब्जी लेते थे लेकिन अब नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं जिसने बनाया था हमारा QR कोड और वो सारा पैसा जो है कहाँ चला गया हमको आज तक नहीं पता चला। अगर वो मिल जाए तो हम उसको मारेंगे। और इस तरह से अब उसको भी उसका भरोसा उठ गया, कहीं ना कहीं उसके साथ ठगी हो गई। और कई भी हैं, आप किसी से पूछिए, कई ऐसे छोटे व्यापारी हैं जब उनसे कहिए भैया डिजिटल पेमेंट ले लो तो मना कर देते हैं साफ साफ, भैया हमको उसको भरोसा नहीं है। पहली बात तो भरोसा दिलाना पड़ेगा। मैं आपकी बात कर रहा था, वो तो आपने छोटे व्यापारी की बात की। उत्तराखंड के IT सेक्रेटरी के खाते से 5 लाख रुपए उड़ गए और वो 15 दिन तक घूमते रहे। अब जाकर आप ही के चैनल पर मैं डिबेट की थी और एक IPS अफसर थे यूपी के, उस दिन जब मैं डिबेट में था तो उनको ये पता ही लगा कि कौन सी, जब IT सेक्रेटरी को ये जानकारी नहीं है कि कौन सी एप्लीकेशन का यूज करना चाहिए, तो आप एक सड़क पर चलने वाले एक मजदूर को आप उससे उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली से बैठकर कि भैया डिजिटल पेमेंट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, हमारा जो सोचने का तरीका है जब हम उसको इन्फोर्स करें जबरदस्ती कि नहीं ऐसा करना पड़ेगा, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो फिर दिक्कत करता है उसके मन में। नहीं भाई, सीधी सी बात है, अगर आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सरकारी तंत्र है हमारा ना, उससे दो चार होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ अरुण गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरुण भाई, सवाल ये है कि अब यहाँ पर बात हो रही है डिजिटल पेमेंट की बात हो रही है अरुण भाई, और यहाँ बात आप कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं और कोई कुछ कह रहा है। तो इसमें जो गोल गोल ये चक्कर घिन्नी की तरह घुमा रहे हैं आप लोग, तो चक्कर घिन्नी की तरह घुमा क्यों रहे हैं हम लोग को? आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, आरबीआई कह रहा है भैया नोटों का प्रचलन बंद कर रहे हैं क्योंकि अब तो पूरा हो गया, समय सीमा पूरी हो गई, अब इसको बंद कर रहे हैं। तो अब आप बताइए सही क्या है? आरबीआई जो कह रहा है वो सही है या आप जो कह रहे हैं वो सही है? और फैसला तो ये आरबीआई ने लिया है, तो फिर इसको मोदी जी से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? हम तो इसलिए जोड़ रहे हैं कि आप लोग आरोप किस लिए लगाते हैं? आरबीआई पे आरोप थोड़ी लगाते हैं आप लोग। तो ये लोग विपक्षी पार्टी के लोग कहते हैं कि नोटबंदी का फैसला मोदी जी ने लिया है, 2000 के नोटबंदी का फैसला भी मोदी जी ने लिया है। जब आप वो तो बकायदा 2016 में बकायदा उन्होंने जनता को संबोधित कर ये 2016 में कहा था ना, लेकिन इस बार तो उन्होंने आरबीआई पे छोड़ दिया। उनको भी डर था कहीं अब कहेंगे तो पता चला जनता बेहोश ना हो जाए। हाँ नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ।
और उससे पहले माननीय मोदी जी ने या वित्त मंत्री ने या आरबीआई ने कहा था लोगों से कि आप अपना खाता खुलवा लीजिए। लोगों के खाते खुलवाए भी जनधन योजना के तहत। मतलब इसीलिए जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए थे क्या जी? क्या कह रहे हैं? मतलब अरुण भाई इसीलिए जनधन योजना के तहत आप लोगों ने खाते खुलवाए थे क्या? नहीं, जनधन योजना के तहत खाते भी खुलवाए। उससे पहले हमारे मतलब पूरी सोची समझी रणनीति थी आप लोग की है? नहीं, एक प्लानिंग के तहत ही सबसे ये नोटबंदी लागू की गई। प्लानिंग थी। और उस प्लानिंग का फायदा क्या हुआ आप समझ सकते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में दो बच्चे, दो स्कूल की छात्राएं, जो पत्थर फेंकने वाले लोग 500 रुपए लेके पाकिस्तान से रुपए आते थे, नकली नोट, वो पत्थर फेंकते थे देश की आर्मी पर, देश के लोगों पर, और 500 रुपए फेंक कर चले जाते थे। कुछ नहीं हो पाता था। नोटबंदी के बाद सबसे पहले फायदा क्या हुआ आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, बताइए फायदा ना। लोग गायब हो गए। नहीं अरुण भाई, बात तो ये है कि हम नहीं समझ सकते। अब आज आपको बताना पड़ेगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा समझिए, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया। देश की सर उसको गलत आज भी लोग कहते हैं ना, आप चिल्लाते हैं ना। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया, आपातकाल लागू किया। सवाल अरुण भाई सुनिए ना, एक मेरी बात सुनिए, इस चीज समझना जरूरी है। अरुण भाई सुनिए ना, मेरी बात को सुनना, समझिए एक मिनट। मोदी ने नोटबंदी लागू की और अब सफल हुए। नहीं अरुण भाई, इस चीज को समझना जरूरी है। ये फैसला 2000 की नोटबंदी का मोदी का फैसला नहीं है, अरुण भाई, आरबीआई का फैसला है। नहीं अरुण भाई, बात तो समझिए मेरी। अरुण भाई सुनिए, अब सुनिए ना अरुण भाई, अगर आपको हमारी बात, अरुण भाई सुनिए ना आप मेरी बात को। सवाल ये अरुण भाई, सवाल ये है, पेटीएम से कर देता है। ठीक है, आपके सब मान लिया सही है। सुनिए ना, बात आपकी सारी मैंने मान लिया कि सही है, लेकिन अरुण भाई इसका इन सवालों का जवाब दीजिए ना। लोन देना बहुत आसान हुआ है। अरे सुनिए तो अरुण भाई, भारत सरकार की अरुण भाई मंत्रालय की, ये आरबीआई की बहुत अच्छी गाइडलाइन है। 2000 का नोटबंदी तो मोदी ने नहीं किया। लीजिए, अब आप कह रहे नहीं किया, अब हमने बोल दिया नहीं किया तो कह रहे नहीं किया, अभी कह रहे किया है, मतलब फैसला भी नहीं कर पा रहे। चलिए सुनिए ना, नोटबंदी, अच्छा चलिए ठीक है। अभी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, उन्होंने एक सवाल किया कि अगर नोटबंदी का फैसला आरबीआई ने किया तो मोदी जी ने पूछा कि तुमने भाई नोटबंदी का फैसला क्यों लिया है, क्यों बंद कर दिया नोट, क्यों नहीं पूछा नरेंद्र मोदी ने? वो तो 2000 का नोट आपने देखा होगा 18-19 बंद हो गए थे। आपके नेता कह रहे, सुनिए बंद हो गए तो लोगों ने अपने पास डंप करने शुरू कर दिए। आपके नेता कह रहे हैं, उस डंपिंग को निकालने के लिए कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा, यही कह रहे हैं ना? इतना बड़ा नोट, सुनिए ना, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा, यही कह रहे हैं ना? हाँ बस यही कह रहे हैं ना। अब मेरी बात को सुनिए, अब मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। मान लिया भ्रष्टाचार पर रोक लग गया, 2016 में नोटबंदी किया, मान लिया भ्रष्टाचार पर रोक लग गया। अच्छा एक चीज बताइए, कितना पैसा उस वक्त भ्रष्टाचार पर रोक लगा था तो कितना पैसा केंद्र सरकार के पास आया, उसको भी क्लियर कर दीजिए। और अब कितना पैसा तक आ रहा है उसको भी क्लियर कर दीजिए। कितने भ्रष्टाचारियों पर रोक लगा उसको भी क्लियर कर दीजिए। सर कुछ तो क्लियर करेंगे कि ऐसे ही सब हवा में तीर छोड़ा जाएगा? देखिए, नकली करेंसी जहां भी थी लोगों ने छुपा के रखी, नहीं तो नकली करेंसी बहुत छप रही थी, ये तो तय है। डर के मारे लोगों ने खातों में जमा ही नहीं की। नहीं, नकली करेंसी सिर्फ 2000 की छप रही है। मैं आपको बताऊं, एक सुनिए अरुण गुप्ता जी, एक सिंपल सी मैं बात आपको बता दे रहा हूं। अरुण गुप्ता जी सुनिए, वापस ले सकते हैं। सुनिए अरुण गुप्ता जी, अगर एक सिंपल सी बात है, अगर आज की डेट में अगर चेक किया जाए तो सबसे ज्यादा 100 के नोट ऐसे हैं जो नकली करेंसी के रूप में सबके पास मौजूद हैं। आप देखिएगा 100 के नोट, ऐसा होता है कि 100 के नोट पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है और मार्केट में 100 के नोट का प्रचलन बहुत ज्यादा है। आप कभी अगर इसको उठाकर चेक किया जाए तो कई ऐसे नोट हैं जो आपको, अगर 100 नोट है तो उसमें से एक नोट आपको गलत मिल ही जाएगा। 100 के नोट में सबसे ज्यादा गड़बड़ी पाई जाती है। बड़े नोट में तो धांधली होगी तो यह है कि चलो उस पर ध्यान जाता है लोगों का, क्योंकि लोग देखते हैं। लेकिन 100, 10, 20 ऐसे जो रुपए होते हैं उस पर आप ध्यान कभी नहीं देते हैं कि इसको लेते वक्त हम देख लें कि 20 रुपया है, भैया ये नकली है कि असली है। और इसमें धांधली सबसे ज्यादा लोग कर जाते हैं जिनको करना होता है। तो ये भी समझने वाली बात है अरुण भाई। और अगर
इसी तरह नोटबंदी होती रहे। चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार पर रोक लग गया, इस पर रोक लगेगा। आप लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचारी जो है जितने पैसे थे यहाँ हुआ। अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप नेताओं पे लगते हैं। कई ऐसे नेता हैं जिन पर आरोप लगे हैं, तो उनके पास क्या उन लोगों के लिए क्या है? कोई गाइडलाइन बनी है कि कुछ नहीं बनी है? और बिना गाइडलाइन के सब बस ऐसे ही आरबीआई ने कहा नहीं भैया नोट छपने बंद हो गए थे, अब सबको हटा दे रहे हैं। अभी आपने एक बात कही कि नेताओं पर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, 16 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार चल रही है। से क्या फायदा है बताइए ना। सुनिए, किसी भी बड़े नेता पर, प्रधानमंत्री पर, मोदी योगी जी पर, या किसी भी मंत्री पर, किसी भी विधायक पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ तो बताइए। इससे पहले यूपीए की सरकार थी 4 और 14 के बीच में, उसके बीच में तो मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी। 2G स्पेक्ट्रम, इतने सारे घोटाले गिनाते थक जाएंगे। घोटालों पर ही सरकार चल रही थी। आप लोग वहीं पर आ जाते हैं। ये तो हमारा वो घोटाला मानते हैं, सब घोटाला हुआ है। हम कह रहे हैं सारे घोटाले सही कह रहे हैं आप, और हमने भी पढ़ा, हमने भी कई डिबेट किए इतने सालों से इसको लेकर, आज भी सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये अरुण भाई कि आज तक इतने घोटाले हुए, जेल किसी को नहीं हो रही है और सब बेल पर बाहर घूम रहे हैं। अब सवाल फिर उठने लगते हैं ना, ऐसे हवा में तीर होती रहती है। फिर आप कहते हैं जी कोर्ट में मामला चल रहा है और आप लोग पक्ष नहीं रख पा रहे सही से कि उनको जेल हो जाए। नेशनल हेराल्ड का मामला है, माँ बेटे बाहर घूम रहे हैं बेल पे, अरे करवाइए अंदर अगर कुछ है तो। देखिए वो लीगली प्रोसेस रहता ना, हम उसमें लीगली प्रोसेस में तो आप धीरे हो रहे हो ना। ठीक है आमिर खान जी देखिए बात ये है भाई, आप लोगों को भी आमिर भाई समझना पड़ेगा, कोर्ट के हिसाब चलते हैं और विपक्षी पार्टी के लोग अपने। ठीक है आमिर खान जी, आपको भी ये समझना पड़ेगा आमिर भाई कि भाई अगर इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं तो कहीं इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। और आपने देखा भी था 2016 में किस तरह से जो नोटों के जो पैकेट हैं, बंडल हैं, बैग हैं, वो सड़कों पर मिले थे जो किसी रद्दी के कूड़े के भाव के बराबर थे। तो यानी कि इतनी तादाद में पैसे थे ना लोगों के घर में, और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, लोग काली कमाई कर रहे थे। तो ऐसे में इस तरह के फैसले कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ज्यादा घातक हो जाते हैं जो करोड़ों रुपया घर में दबाए रहते हैं और जो टैक्स से बचते हैं। मनीष भाई, जैसा आपने कहा कि मैंने देखा था, मुझे मेरा चश्मा उस वक्त भी साफ था, मुझे साफ दिख रहा था कि लोगों ने पैसे फेंके थे। तो जो लोगों ने पैसे फेंके थे वो गवर्नमेंट ने उठा करके उसका एक रिकॉर्ड बनाया होगा कि कितने रुपए इस तरह से गवर्नमेंट के पास आए, तो उसका भी डाटा दिलवाइए। जैसा कि अभी आपने मेरे बीजेपी के बड़े भाई से कितने पैसे आए थे आपने नहीं देखा था उस वक्त, कितने पैसे नदी में भी बहाए गए थे आमिर भाई? मिलते थे, कहीं जले में मिलते थे, लेकिन जो काला धन 15 लाख की जो पावर सही कराना चाहिए था उसको, कहाँ गई? मनीष भाई देखिए, सारी बात यह है कि आपने अभी मेरे बड़े भाई जो बीजेपी से बैठे थे, आपने इनसे बात कही कि आप हमें डाटा दे दीजिए, तो इन्होंने डाटा गिनाया। वो जो पत्थरबाजों को 500 के नोट बैठते थे, वो डाटा है हमारे नोटबंदी से फायदे का। अब आपने कहा इससे और क्या फायदा हुआ, तो इन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लागू कर दिया था, इन्होंने वो फायदा गिना दिया। उसके बाद आपने दूसरी बात करी, जो सत्ता में बैठे जो मंत्री और नेता हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है, तो इन्होंने बताया कि मनमोहन जब प्रधानमंत्री थे तब क्या क्या हुआ। तो एक बात बताइए, दूसरों की बातें गिनाते हैं, मोदी जी आपके कहते भाइयों बहनों मैंने सारी बातें ऐसी कर देते हैं, उस तरह से उनकी लाइन लेकर के बोली, तो कुछ बातें ये भी तो बताएं कि इनकी तरफ से फायदे क्या हो रहे हैं। फायदे की कोई तथ्य वाली कोई बात नहीं है, केवल बेवजह जबरदस्ती लोगों को गुमराह करने वाली, परेशान करने वाली बात है। और बात आती है जब डिजिटली काम करने लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीआई से पेमेंट करने लग जाएंगे, तो मनीष भाई हाँ सही बात है कि आज के टाइम में जितनी देश की पॉपुलेशन होगी उससे ज्यादा कहीं मोबाइल इस्तेमाल होते हैं देश के अंदर। लेकिन मनीष भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक व्यक्ति 4-4, 5-5 मोबाइल करता है, और बहुत बड़ी जनसंख्या एक ऐसी है जिसके परिवार में केवल एक मोबाइल है, जिसमें केवल आज भी 3G वाला 2G वाला सिम डलता है, जिसमें वीडियो कॉल भी नहीं हो सकती, जिसमें इंटरनेट नहीं चलता। आज भी ऐसे मोबाइल यूज करते हैं, पूरे परिवार में एक मोबाइल है, तो वो लोग कैसे पेमेंट करेंगे? तो इसका कोई भी जमीनी स्तर पर फायदा नजर नहीं आ रहा है। बस ये है कि सरकार इस फैसले को आरबीआई के नाम से थोपना चाहती है, और जो आगे आने वाला चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान
उस तरह से भटका करके इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं, हर मुद्दे पे फेल नजर आ रहे। कर्नाटक में कहीं ना कहीं ने अपनी हार से पछतावा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कोई नया काम लाया जाए। और अगर ये सही है कर्नाटक में तो आप जीती है, खुशी सबसे ज्यादा तो आपके पार्टी में है। हाँ, लड्डू वड्डू बिल्कुल बांटे थे कि नहीं मनीष भाई, बांटे थे बिल्कुल आप? होगी ना मनीष भाई। इन लोगों से देश को हमें आजाद कराना है, तो जाहिर सी बात है देश के जिस कोने से ये भ्रष्टाचारी सरकार हटेगी तो हमें खुशी होगी, जाहिर सी बात है। हम तो खुद कहते हैं इस बात के लिए, हम इस बात को कब कहने के कि बुरी बात है, कांग्रेस जीती है अच्छी बात है, कोई भी ऐसी पार्टी आनी चाहिए। करारी पटकनी खाए उसका गम नहीं है। कर्नाटक में मनीष भाई, कांग्रेस भटकने जीत की गई, कोई बात उसका नहीं है। आप लोग भैया जनता का विश्वास है, जितना हमें मिला, जनता का जितना प्यार मिला वो काफी है। और आगे हम प्रयास करेंगे, जनता हमारे साथ है, जनता में वोट करे। और मनीष भाई देखिए, बीजेपी क्या कह रही है, ये बेटर नहीं करता। आप बात कर रहे हैं, अगर नोट की बात कर रहे हैं तो नोट का आप मुझे फायदा बता दीजिए कि इससे ये फायदा हो रहा है। पहले 2016 में कर दिया, अब 2023 में कर दिया, तो कोई इसका चरणबद्ध तरीका है कि भाई कोई चूरन वाले नोट थोड़ी ना कि कभी भी उठा करके लोग बच्चों को इस वालों से खेल लो। इस बार आमिर भाई देखिए, इनको जो है टाइम भी तो दिया गया, पहले टाइम नहीं दिया गया था इस बार। तो मनीष भाई, ये जो टाइम आज दिया जा रहा है, टाइम तो तब भी दिया जा सकता था। 2000 के नोट छापने की क्या आवश्यकता थी? इसका फायदा बताइए। फिलो आने में थोड़ा समय लग जाता, धीरे धीरे करके मार्केट से पैसा खत्म हो जाता, नया करेंसी आ जाती। पहले भी ऐसा किया जा सकता था, लेकिन अगर वो फैसला गलत था तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि वो हाथ जोड़ के जनता के सामने आ कहे, भाइयों बहनों मुझसे गलती हो गई थी। इस बात को क्यों नहीं कह रहे? वो इस बात को आकर कहे ना, जैसे उन्होंने नोटबंदी के वक्त कहा था, रात में आकर के। अब दिन में कहते हैं, अगर रात में बोलने में परेशानी हुई तो बोलनी तो चाहिए ना बात। ऐसा थोड़ी ना कि कहने की बात कहने की बात जरूरत आई तो बोलने ही नहीं चाह रहे आपको, अब तो पीछे बढ़ गए। अर्थशास्त्रियों से भी कुछ थोड़ा जवाब ले लेते हैं इसी को लेकर। सर देखिए कि अभी कहा जा रहा है कि फायदा अगर कुछ हो रहा है तब नोटबंदी करो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बार बार यही फायदे की बात हो रही है। क्या फायदा हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, ऐसी क्यों आवश्यकता आ जा रही है बार बार इन लोग को नोटबंदी करने की? क्या कोई जरूरी था? कई तरह के जो सवाल हैं वो अब विपक्षी पार्टी उठा रही है। विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि इसका कोई फायदा नहीं है और कहीं ऐसा ना हो कि इनका हश्र जो है जिस तरह से कर्नाटक में हुआ था उस तरह से फिर हो जाए बीजेपी का। नहीं मनीष जी, देखिए अगर आप देखें इसके 3 एंगल, जो मेरी जो एनालिसिस है, पहली जो इसकी जो एंगल है वो अगर आप देखें इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी में अगर करीबन हाईएस्ट पीक सर्कुलेशन 6.75 लाख करोड़ का था और आज वो 10 से 15% रह गया हो, इसका मतलब ये है कि ये नोट जो है सर्कुलेशन में नहीं है या कहीं है, मतलब ये पैरेलल इकोनॉमी के पास है, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। भाई अगर आप ये हायर डिनोमिनेशन किसी तरीके से जो है ये पैरेलल इकोनॉमी में इसका यूज़ हो रहा है तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो एक ये आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर पॉलिटिकल एंगल अगर आप देखें तो इसके सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल एंगल है वो 2024 का इलेक्शन। इस बात को आप समझिए। क्या समझेंगे आप? देखिए उस टाइम पे भी ये बात हुई थी जब 2014 में मोदी जी आए थे और 2019 की बात थी, है ना। तो उससे पहले 2016 में आप समझिए ये नोटबंदी हुई थी। तो 2024 से पहले इस समय नोटबंदी करने का या 2000 के नोट का करने का ये है कि किसी तरीके से जो ये पैसा जो है कहीं अगर विपक्ष या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के पास है तो उसको जो है बंद किया जाए। तो ये किसका जो है ये सबसे बड़ा जो कारण है। और अगर आप ये देखें पॉलिटिकली जिस तरह से जो है पिछले 1-1.5 सालों में इन्होंने जो है इसको आरबीआई ने जिस तरह से इसको डिफरेंट तरीके से मार्केट में दिया है, पॉलिटिकली देखें तो मास्टर स्ट्रोक खेला है। यस। और अगर आप ये देखें तो ये बहुत सारा जो पैसा कर्नाटक में भी जो इस समय इलेक्शंस में हुआ है तो काफ़ी सारा जो ये ब्लैक मनी जो है वहाँ यूज़ हुआ है। तो उसको जो है देखते हुए ये डिसीजन काफ़ी पहले से धीरे धीरे करके लेते आए हैं। और अगर आप ये देखेंगे जिस तरह से फॉरेन में जब आप घूमने जाते हैं वहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप यूज़ करके जो पैसा यूज़ करते हैं उस पर भी जो है जिस तरह गवर्नमेंट ने लगाम लगाई है। अगर आप ये देखें डेट फंड्स के ऊपर ये इन्होंने जो है लगाम लगाई है, इसमें भी इन्होंने जो है इसको चेंज करा है। तो ये धीरे धीरे करके जो है ये पूरी इकोनॉमी को ये किसी तरीके से ये जो है इसको एक सिस्टमेटिक और जिसे कहते हैं एक जो रिलेवेंट इकोनॉमी है उस तरह से जो है गवर्नमेंट इसको करना चाह रही है। अच्छा देखिए, एक बड़ी चीज़ बोली है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकली रूप से देखा जाए तो ये एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई है। कर्नाटक में जिस तरह से हार मिली बीजेपी को, तो चूंकि पैसा खूब लगा कर्नाटक में, आपको मालूम है इलेक्शन में हद से ज़्यादा पैसे चल जाते हैं, तो उसको देखते हुए ये फैसला कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक तरह से मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है कि भैया अब तुम लगाओ 2024 में, अगर तुम्हारे पास पैसा है लगा लो बूता, हम भी लगा लेते हैं।
निश्चित रूप से मनीष जी, मैं आपकी इस बात को सहमत भी हूँ और ये बात कहीं ना कहीं कोरिलेट भी कर रही है, क्योंकि आपने देखा हो जब 2014 के इलेक्शन पर जो 16 का इलेक्शन जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और जो यूपी इलेक्शन को खासकर टारगेट किया गया था, और कहीं ना कहीं ये इनपुट चूंकि प्रधानमंत्री हो या जिस सत्तारूढ़ दल कोई भी हो व्यक्ति हो, उसके पास आईबी है, इंटेलिजेंस है और उसके अपने लोकल इंटेलिजेंस है, तो उन्हें ये बात पता होती है कि किस पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना फंड जो है वो कैश में इकट्ठा कर लिया और उसकी क्या क्या वो हो सकती है। तो जब वो यूपी इलेक्शन के दौरान, उससे पहले जब नोटबंदी हुई, तो बड़ी जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो फंड जो है इकट्ठा करती थी, आपने देखा वहाँ पर जो आरएलडी थी या छोटी सपा थी, बसपा थी, वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हो गई। और जब पिछले वर्ष की जो वित्तीय रिपोर्ट आई तो उसमें भी ये लगा कि जो चंदे का पैसा था वो बीजेपी को मिल रहा है 72% और जो अदर 30% है वो कम से कम 2000 पार्टियों में बढ़ जाता है। तो 70% का सीधा आपने मार्जिन ले लिया। दूसरी बात क्या थी कि अब मैंने कहा कि आरबीआई और भारत सरकार का जो टाई अप है, एक तरीके से टाइप लग रहा है, क्योंकि टाइप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आरबीआई जो डिसीजन लेता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस डिसीजन के अगेंस्ट में उस पर एक अपना वक्तव्य देती है और वो कहती है कि ये डिसीजन क्या जरूरी था, क्योंकि वो ऑटोनोमस बॉडी है और आरबीआई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका जो आरबीआई के प्रमुख होते हैं उनका चयन भी इंडिपेंडेंट तरीके से होता है, चाहे अपोजिशन का लीडर होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, तो एक प्रोसीजर है। तो जब कोई आप डिसीजन ऐसा करते होते हैं तो अगर गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है तो गवर्नमेंट तो पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है। कई बार कुछ अच्छे डिसीजन अगर आरबीआई लेना भी चाह रही है लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक को इसका नुकसान होगा, हो सकता है उसके दूरगामी परिणाम हो, पब्लिक के लिए फायदा हो, लेकिन सरकार कह सकती है और सरकार कहती भी है। लेकिन ये तब दिक्कतें आती हैं जब सरकार भी इन्वॉल्व हो जाती है और सरकार मतलब मुझे तो फायदा है। अब ये जो सवाल आपने कहा कि विपक्ष या अपोजिशन के जो लीडर वो यही तो सवाल उठा रहे हैं कि आपको तो पता है कि 2000 का नोट बंद होना है, आपने तो कैश लिक्विड मनी 500 में जमा कर दी, हमारी 2000 में जमा थी, हमारी बंद करवा दी, तो दिक्कत तो आएगी। क्योंकि 2024 ये आप और हमें तो नहीं फर्क पड़ेगा, बिजनेसमैन को भी 2000 नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों पर इसको बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि सारा काम कैश में चलता है और राजनीति में पैसे का जो सर्कुलेशन है वो तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की। तो आपको पता है जब साइनिंग इंडिया लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शुरू किया था, उससे पहले तो चुनाव में बहुत कम पैसा लगता था। साइनिंग इंडिया को लेकर जितने पैसा खर्च किया गया, मतलब पूरे देश को पोस्टरों से, होल्डिंग से, विज्ञापनों से पार दिया गया था। और आज उसी मॉडल पर चल रहे। आपने देखा होगा कि सारी अगर पॉलिटिकल पार्टीज को आप देखिए और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को देखिए, आप जो कार्यालय बने हैं उनकी इन्होंने कॉस्ट दिखाई अपनी फाइनेंशियल, इसमें कॉस्ट दिखा रहे हैं 50 लाख रुपए और खर्चा हो गया 500 करोड़ रुपए का। तो ये तो कैश में हुआ होगा। 50 लाख में क्या दिल्ली में 5 स्टार ऑफिस बन सकता है, लेकिन आपने 55 लाख रुपए दिखा दिया। कितने की हो सकता है? अब 55 लाख तो नहीं बन सकता, 100 गज जमीन नहीं आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज जब होता है तो इसका कहने के पब्लिक को नुकसान होता है, होना नहीं चाहिए। पब्लिक को तो नुकसान होता है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस बार होने वाला है पॉलिटिकल पार्टी को, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में ये नोटबंदी 2.0 पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, तो कहीं बजाय बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए चैनल न्यूज़।